मुझे प्रदेश का पहला उप मुख्यमंत्री बनाया गया। और पहला मुख्यमंत्री क्यों नहीं सर? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि लीडर ऑफ अपोजिशन जब थे, तो जब पावर पोजीशन आई तो मुकेश अग्निहोत्री कहाँ पे पिछड़े? ये रॉन्ग नंबर आप डायल कर रहे हैं। आप सिर्फ अपना किरदार देख रहे हैं या फिर जो कांग्रेस का किरदार होना चाहिए वो देख रहे हैं? एक भूमिका थी जब मुझे आग उगलनी थी। यूथ बहुत नाराज सर आज की डेट में। आरोप सीधा लग रहा है कि आपने आते ही बोर्ड, तो हमीरपुर में जो बोर्ड था उसको भंग कर दिया। हम नौकरियां देने के लिए वचनबद्ध हैं। आने वाले समय में व्यवस्था निश्चित तौर पे कायम होगी। जो जॉब्स दी भी गई हैं, जो अभी कुछ लड़कों ने, बच्चों ने इसको क्लियर भी किया है, उसमें अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं दे रहे हैं। जो लोग ओवर एज हुए हैं उनको उतनी एज का जो है हम बेनिफिट कैसे देंगे? हर चीज पे कंसल्टेशन चल रही है। आप बार बार घुमा के मेरे से कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस मत रखो। सरकार बनानी थी, सरकार बन गई है, और जो गारंटियां थी वो हम फुलफिल करवाएंगे। गारंटियों की बात नहीं हो रही है, पीछे हट रही है। मैंने आप वो पार्टी की घोषणाएं हैं, वही सुखविंदर सुक्खू की घोषणाएं हैं। वीरभद्र सिंह जी को जो अपना आदर्श मानते थे, आजकल वो भटकाव में है। ऐसा है कि विरासत को कभी मिटाया नहीं जा सकता। आपकी पंजाबी में कहूँ कि वाणी वट्टा ते लग ही गया, तो बाकी क्यों वो क्यों नहीं, जो विभाग हैं वो लोग करुणा मूलक तो वहाँ पे भी है। सरकार एक गुलदस्ता होती है, गुलदस्ते में तरह तरह के फूल होते हैं। कुछ बासी हो जाए तो उनको निकालने भी पड़ता है। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन एक काम को धरती पे नहीं दिखाएंगे तब तक जो है कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। आपकी सरकार तो बोल रही है कि हम एयरपोर्ट एक्सपेंड करेंगे। नहीं, वो ठीक है, जो सारी चीजें करेंगे। नहीं, वो ठीक। प्रायोरिटी क्या है सर? अब भाजपा ने बल में किया था, अब वहाँ पे आप देख रहे हैं जलमग्न हो चुका है सब कुछ। वो क्या फैसला था? और फिर आप मेरे से बुलवाते हैं कि हम अब वो पावर में नहीं रहे हैं, हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, अब हम अपना काम करना चाहते हैं। जिस तरह से सेस की बात करी, वो केंद्र की नज़रों में चुभ गया। पड़ोसी राज्य भी नाराज हो गई कि वाटर सेस लेंगे आप लोग। ये कहाँ तक सही है सर? केंद्र जो है, केंद्र देखो लगातार हिमाचल के विकास में अड़ंगे तो लगा ही रहा है। आम आदमी ने बात कर ली सरकार से, दूसरे नेता ने भी बात कर ली, लेकिन एक्चुअल में तो जो अभी तक पैसा आया है वो तो हमारा पैसा था। जब हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए तब ये नहीं मानते, ये कहते हैं नियम हमें इजाज़त नहीं देते। अगर यही कुछ किसी बीजेपी शासित राज्य में होता तो ऐसा करते। एक ताज़ा फैसला है सरकार का, 1100 रुपए के साथ चिंतपूर्णी जी में दर्ज। डीसी को बोलो, एसपी को बोलो, एसडीएम को बोलो, नीचे तक सिफारिशें चलती हैं कि जी हमारे आदमी का मत्था टिका देना। ना सरकार को इससे पैसा कोई जाता है, ये तो लोगों की लड़कियों की शादी होती है। प्रद्युत सिंह का एक बयान आता है कि कांगड़ा से भेदभाव हो गया, हमीरपुर से भेदभाव हो गया। उन्होंने सुधीर शर्मा का जिक्र भी किया, उन्होंने राजेंद्र राणा का भी जिक्र किया। सुधारवादी कदम उठाने की जरूरत होगी, वो सरकार करेगी। वीरभद्र सिंह जी ने भी अपनी सारी जिंदगी कांग्रेस में लगाई। ये वही परिवार है। कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं, या जो आप इग्नाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप गलत नंबर पे आ गए हैं, आप गलत नंबर डायल कर रहे हैं। जयराम जी क्या टिप्पणी करते हैं, क्या नहीं करते हैं, मैं इसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देता। सीएम, डिप्टी सीएम हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, वो बताएं मुझे कि कब उन्होंने मुझे उड़ते हुए देख लिया। आप क्या सोचते हैं सर कि सरकार की लोकप्रियता कहाँ पे है? अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज हमारे साथ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी हैं। मेरे को आगाज़ करते बार थोड़ी सी हंसी इसलिए आ गई क्योंकि आजकल ना लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और परेशानी की वजह मुकेश अग्निहोत्री है। क्योंकि जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो यही एक आदमी ऐसे थे जो लगातार सरकार के, उस वक्त की जयराम सरकार जो थी उसके नथनों में जितना धुआं दिया जा सकता था उतना इन्होंने दिया। लेकिन जैसे ही खुद सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, और जिस तरह से जनता ने इनके ऊपर भरोसा किया था तो हालात कुछ और जैसे रहे। तो अब इनकी चुप्पी जो है वो लोगों में बहुत बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। खैर, सीधे चलते हैं। भाई साहब, स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं पहले भी थोड़ी सी बात करी कि इस तरह का एक ये था कि मुकेश अग्निहोत्री तो अपने नाक पर भी मक्खी नहीं बैठने देते हैं। अब तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरा पेंडोरा बॉक्स खुला हुआ है और मुकेश अग्निहोत्री चुप हैं। वजह
नहीं, ऐसा है कि हर ओहदे का एक किरदार होता है। किरदार में फंस गए आप। किरदार ये है कि जब हम ऑपोजिशन में थे जी। तो उसमें मुझे विधायक दल का नेता बनाया गया और लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दर्जा मेरे पास था और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित करने का जिम्मा मेरे मेरे ऊपर था। और उस को मेरी लीडरशिप ने, मेरे नेतृत्व ने, कांग्रेस हाईकमांड ने मुझे जिम्मा दिया था और हमने उस किरदार को निभाया और जो हमारी यथा क्षमता थी, योग्यता थी, ताकत थी और उसके साथ हमने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार स्थापित करने के प्रयास किए। आज राज्य में कांग्रेस की सरकार है तो हर व्यक्ति को जब कोई भूमिका दी जाती है उसकी कामयाबी या नाकामयाबी का पैरामीटर, बैरोमीटर ये तय होता है कि जो भूमिका थी वो कैसी निभाई गई। जी। तो हमें इस बात का फ़ख्र है कि जब हम लीडर ऑफ अपोजिशन थे, प्रदेश में कांग्रेस सरकार लाने का जो है आंदोलन शुरू हुआ और वो हमने निभा दिया। आज कांग्रेस की सरकार है। दूसरी बात, जो आप लगातार कोशिश करते हैं या मैं आपके वीडियोस में देखता हूं कि मुकेश अग्निहोत्री खामोश क्यों हैं, मुकेश अग्निहोत्री कहाँ गुम हो गए जी। ऐसा है कि अब मैं दूसरे किरदार में हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको जी। अब मैं दूसरे किरदार में हूँ। अब सरकार बनी, सरकार बनने के बाद मुझे प्रदेश का पहला उप मुख्यमंत्री बनाया गया। और पहला मुख्यमंत्री क्यों नहीं सर? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि लीडर ऑफ अपोजिशन जब थे तो जब पावर पोजीशन आई तो मुकेश अग्निहोत्री कहाँ पे पिछड़े? देखिए, ऐसा है कि हाईकमान के फैसले, हम एक पार्टी सेटअप में काम करते हैं, हाईकमान का नेतृत्व का फैसला जो उन्होंने किया हमने उसको हमेशा से स्वीकार किया जी। हम एक शुद्ध तौर पे कांग्रेस के विचारधारा में, कांग्रेस की लीडरशिप में विश्वास करके आगे बढ़ने वाले, काम करने वाले व्यक्तित्व हैं। तो जब अब सरकार हमारी बन गई और मुझे जो जिम्मा दिया वो किरदार मैं निभा रहा हूँ। मुझे जिस तरीके से काम करना है वो आपके उकसाने से या आपके बहकाने से मैं ये कह सकता हूँ कि आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं, क्योंकि ये रॉन्ग नंबर आप डायल कर रहे हैं कि नेतृत्व की और किसी भी व्यक्ति की परिपक्वता वही होती है कि उसको जो किरदार दिया है वो उसको किस तरीके से निभाता है। मेरा एक सवाल यहाँ पे रहेगा भाई साहब, आप सिर्फ अपना किरदार देख रहे हैं या फिर जो कांग्रेस का किरदार होना चाहिए वो देख रहे हैं? क्योंकि जो किरदारों की बात करें, नहीं, ऐसा है कि मैंने आपको कहा ना, अपनी अपनी भूमिका है। आप अपनी भूमिका तक सीमित हैं। एक भूमिका थी जब मुझे आग उगलनी थी, मुझे जो है हर जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे कार्यकलाप थे उन पे हमला करना था और मुझे ये देखना था पब्लिक जन भावना के मुताबिक कि किस ढंग से पार्टी को आगे बढ़ाना है। भाई साहब, मैं बात कर रहा था कि कल जयराम ठाकुर जी ने कहा था मैंने 10 महीनों में 68 कंस्टिट्यूंसी को टच कर लिया था। मौजूदा सरकार बताए कितने लोगों के साथ विधानसभा क्षेत्रों में आपकी सरकार पहुंची? उनका सीधा इशारा मुख्यमंत्री की तरफ भी था और आपकी तरफ भी था, क्योंकि आप तो उनके पुराने दोस्त हैं, जो पूरी एक तरह की सियासी उसमें उनको आपने पूरी भाजपा को उस वक्त में तारे दिखाने वाली बात कर दी थी। देखिए, ऐसा है, जयराम जी क्या टिप्पणी करते हैं क्या नहीं करते हैं मैं इसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देता, लेकिन एज ए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के मैं उनका सम्मान करता हूँ जी।
एक्चुअली जिस तन लागे सो तन जाने, उनको है पीड़ा इस बात की कि मुकेश अग्निहोत्री ने मेरे से सरकार छीनने में निर्णायक भूमिका निभाई है। इसलिए मुकेश अग्निहोत्री चाहे आकाश में चले, चाहे जो है गाड़ी में चले या साइकिल पर चले, उनको चुभता है। इसलिए वो बार बार कहते हैं। हालांकि मैं एक दिन देख रहा था, वो कहते हैं ये जो है मुकेश सीएम डिप्टी सीएम हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, वो बताए मुझे कि कब उन्होंने मुझे उड़ते हुए देख लिया। जमीन नहीं छोड़ी आपने। नहीं, वो जो है, लेकिन ये है कि ठीक है, उनको परेशानी है इस बात की कि उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन बीच में एक व्यक्ति ऐसा आ गया जिसने कि उनके जो प्लानिंग थी उस पे जो है बट्टा लगा दिया। तो इसलिए वो जो मर्जी सोचें, वो एक पार्टी के नेता हैं, अब प्रतिपक्ष के नेता हैं। और प्रतिपक्ष के नेता के नाते मैं जब उनको कहता था कि भाई आपने आने वाले समय में प्रतिपक्ष के नेता बनना है, तो वो तो इसलिए जो है प्रतिपक्ष के नेता की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो प्रोटोकॉल है, जो शिष्टाचार हैं, उनका आप अडेयर करो। तो उसमें उनको लगता था कि शायद ऐसा कभी दिन नहीं आएगा। लेकिन आज उनको ये बात समझ आ गई होगी, आज वो प्रतिपक्ष के नेता हैं। तो इसलिए ये बातें जो हैं, जब हम एक राजनीतिक पार्टी में काम करते हैं और हमारे से पहले बहुत अहम नेता हुए, बड़े बड़े नेता हुए हैं और जिन्होंने इस प्रदेश को आगे बढ़ाया, चाहे वो डॉक्टर परमार थे, हमारे आदर्श हैं, चाहे वीरभद्र सिंह जी थे, वो भी हमारे आदर्श हैं भाजपा के। एक थोड़ा सा टोको भाई साहब, आदर्शों की बात आई तो लगता नहीं मौजूदा सरकार में वीरभद्र सिंह जी को जो अपना आदर्श मानते थे, आजकल वो भटकाव में है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखो वीरभद्र सिंह, देखो ऐसा है कि विरासत को कभी मिटाया नहीं जा सकता। जिस संग से भाजपा के लोग नेहरू जी को मिटाना चाहते हैं या डॉक्टर परमार को मिटाना चाहते हैं या वीरभद्र सिंह जी को, या ऐसे नेता जो है जो इतिहास लिख जाते हैं, उनको नहीं मिटाया जा सकता। तो इसलिए वीरभद्र सिंह जी ने 60 साल इस प्रदेश पे राज किया और लगभग 83 के ऑनवर्ड जो है 6 दफ़ा वो मुख्यमंत्री बने। वो उन्होंने बहुत एमएलए बनाए, बहुत एमएलए मंत्री बनाए, बहुत लोगों को उन्होंने राजनीतिक दिशा और सबक भी सिखाया। तो समय समय की बात है। अब प्रदेश की राजनीति बदली है, नए लोग आए हैं और नए तरीके से काम शुरू हुआ है। इसलिए थोड़े समय की बात है, सब चीज़ें सेटल हो रही हैं। और जहाँ तक आपको लगता है कि मुकेश अग्निहोत्री ने जो है घोषणाएं की थी कि ओपीएस दिया जाएगा या महिलाओं को 1500 रुपये दिया जाएगा या बिजली 300 यूनिट दी जाएगी, या कोई और घोषणाएं की थी, जो मुकेश अग्निहोत्री ने घोषणा की थी वो उन पे आज भी कायम है। वो कोई सिर्फ मुकेश अग्निहोत्री की घोषणाएं नहीं है, वो पार्टी की घोषणाएं हैं, वही सुखविंदर सुक्खू की घोषणाएं हैं, वही प्रियंका गांधी जी की घोषणाएं हैं, वही जो है सारी पार्टी का जो है जो गारंटीज जो दी हैं, या फिर हमने जो हमारा मैनिफेस्टो है, वो सब वो हमारा राजधर्म है, हमें निभाना है। आप अगर आपको लगता है कि गारंटियों की बात नहीं हो रही है या कोई पूरे प्रदेश में यही बात है सर कि गारंटियों की बात नहीं हो रही है, पीछे हट रही है। मैंने आपको बताया ना, ये हमारा राजधर्म है, हम निभाएंगे। विद प्रदेश पे भारी भरकम कर्जा है और उस कर्जे के अंदर जो है हम किस ढंग से रिसोर्स पैदा कर रहे हैं, किस ढंग से हमने आय के संसाधन बढ़ाने हैं, जैसे जल कर लगा है, आपने देखा है। और ऐसे ही मेरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस बार अकेला ही 1000 करोड़ रुपए की इनकम करके देगा स्टेट को। मैं उस तरफ जाऊंगा। आज एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ कि आज़ादी के मौके पर भाई साहब के पास जो विभाग है आईपीएच जल शक्ति, उसमें पहली दफ़ा करुणामूलक आधार पर जिन लोगों की जॉब्स थी 28 लोगों को दी गई। मेरा सवाल यह है भाई साहब कि अगर आप अपने मंत्रालय में 28 पोस्टें, चाहे शुरुआती है, अगर आपकी पंजाबी में कहूँ कि वाणी वट्टा ते लग ही गया, तो बाकी क्यों वो क्यों नहीं जो विभाग हैं वो लोग करुणामूलक तो वहाँ पे भी हैं।
तो क्या लगता नहीं सर कि इस तरह की मतलब कवायदें अभी हो ही नहीं रही हैं सरकार में? एक आदमी काम कर रहा है, वो रिजल्ट्स दे रहा है, आप काम कर रहे हैं, आप रिजल्ट्स दे रहे हैं, चाहे 28 के दिए, लेकिन उसके मुताबिक क्या लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उस तरफ नहीं जा सकती? नहीं, देखिए, जो भी अगर हमने करुणा मूलक को कहा, या हमने जो कॉन्ट्रैक्ट वालों को कहा, या नौकरियां देने के लिए जो हमने बातें कही हैं, उनको अमली जामा हम पहनाएंगे। ये सरकार एक गुलदस्ता होती है, सरकार एक गुलदस्ता होती है, गुलदस्ते में तरह तरह के फूल होते हैं। कुछ बासी हो जाए तो उनको निकालना भी पड़ता है सर। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन एक गुलदस्ते में तभी बनता है जब उसके तमाम फूल जो है खिले हुए हों। तो सब लोग हम मिलके काम करेंगे, और एक कब करेंगे खूबसूरत सा जो है आप कर सकते हैं। बकाया मंत्रालय या जो विभाग हैं उनमें क्यों काम क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि ये सीधा जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। देखिए, ऐसा है कि सबकी अपने अपनी वर्किंग शैली होती है, कार्यशैली सबकी अपनी अपनी है, अपने तौर तरीके हैं। और मैं तो रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं मंत्रालय को जिस तरीके से चलाना है वो मेरी अपनी शैली है, दूसरे व्यक्ति की अपनी शैली है। मैं थोड़ा सा शैली पे आऊँगा सर, आपको चाहूँगा यहाँ पे कि आपने बड़ी पहले बात करी थी जब ये प्राकृतिक आपदा नहीं आई थी, तो आपने कहा था कि अब पानी की कोई कमी नहीं होगी, पानी पानी होगा। अब तो सर सच में पानी पानी हो गया। और सबसे बड़ी बात कि बकाया मंत्री जिस तरह से चीख चिल्ला रहे हैं, या जो और ओहदेदार हैं वो चीख चिल्ला रहे हैं, आप चीख चिल्ला भी नहीं रहे, आप काम कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है? आप ये बताओ कि पानी का विभाग मेरे पास है जी, और सारी स्कीमें तो पूरे 50 दिन से जब से त्रासदी चली है, आपको लग रहा है कहीं पे पानी की कमी हो रही है? किसी न किसी ढंग से हम हर जगह पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं अल्टरनेट से दे रहे हैं, कहीं हम स्कीम बदल के दे रहे हैं, कहीं पे हम टैंक से दे रहे हैं, कहीं पे हम जो है हैंडपम्प को एनर्जाइज करके दे रहे हैं। और हमारी जो है लगभग 10,500 11,000 स्कीमें हैं, हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं। और हमारी पूरे अफसर लगे हुए हैं, सारे फील्ड में हैं, सारे वर्कर फील्ड में हैं। हमारी सारी स्कीमें जो हैं नदी के किनारे है, पंप हाउस, पंपिंग मशीनरी, लाइनें, और उसमें गाद भर जाती है, सीवरेज में गाद भर जाती है। और जो है जितनी भी चुनौतियां हैं उन सब को हमने बड़ी शांति प्रिय तरीके से हैंडल किया है। और मैं तो मानता हूं कि IPH डिपार्टमेंट ने, जल शक्ति विभाग ने बहुत बेहतरीन काम किया है। मैं कहूँगा कि थोड़ा सा जब बातचीत हमारी दूसरे इसमें टेक्निकल इसमें चलती है तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको समझना ज़रूरी होता है। 31 मार्च 2024 में जल जीवन मिशन ख़त्म हो रहा है, उसका पैसा इन्वेस्ट होना है, सारी चीज़ें होनी है। तो मसला यहाँ पे विजनरी है, तो इस चीज़ को आप विजनरी तरीके से समझिएगा, क्योंकि भाई साहब पत्रकार भी रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा सर कि एक लेमैन के तरीके से आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ी सी बात करें। नहीं, देखिए, अब जितना भी पैसा हमारे पास है वो पैसा किसी भी ढंग से हमें लगा के, और पानी जो है लोगों के घर तक, सारे जितने भी सोर्सेज हैं उनको हमने बढ़ाना है। और ये पिछली सरकार पिछली सरकार ने अपनी यथा योग्यता काम किया, लेकिन अभी अकेले कांगड़ा में अगर 1037 करोड़ रुपए के आसपास है, तो बाकी जिलों में भी काफ़ी पैसा है। वो जो हमने कोई ADB का प्रोजेक्ट है, कोई NDB का प्रोजेक्ट है, या कोई तीसरा प्रोजेक्ट है, सीवरेज के प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे प्रोजेक्ट्स पे जो काम करना है उसको हमने गति देनी है। अब ये है कि ये ज़रूर है, अब आप ये नहीं देखते होंगे कि टेंडर्स को लेके कोई चर्चा हो रही है। हमने, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमने देखो प्रतिस्पर्धा करवा दी है। कोई भी टेंडर होता है, 10 आदमी ने लेना, 15 आदमी ने लेना, सब पार्टिसिपेट करो। अब किसी को ये मैसेज नहीं जाता कि फलां आदमी टेंडर लेगा, दूसरा नहीं लेगा। वो हमने इसके अतिरिक्त मिनिस्टर की अपनी पावर की बात नहीं है, 50 करोड़ तक की पावर चीफ इंजीनियर के पास है, इंजीनियर इन चीफ के पास है। उनको पावर दे दिया, भाई आप जो है उसको एग्जीक्यूट करो। और ये सारी चीज़ें जो हैं कि ग्राउंड स्तर पे कैसे काम हो। और क्योंकि हमने हमेशा विकास को तरजीह दिया है, काम तो धरती पे नज़र आएगा। जब तक आप काम को धरती पे नहीं दिखाएंगे तब तक जो है कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। इसलिए सारा डिपार्टमेंट हमने गेयर अप करके रखा है। और हम केंद्र के पास भी गए हैं, बार बार जा रहे हैं कि जो भी हमारी ज़रूरतें हैं। और उसके अलावा भी आप देखो, त्रासदी आई, हमने कहा कि हमें ब्यास नदी की चैनलाइजेशन के लिए लगभग 1,500-2 हज़ार करोड़ रुपया जो चाहिए आपका केंद्र हमें दें। हमने उनसे फ्लेक्सी फ़ंड भी मांगा है कि आप हमें फंड्स दो, ताकि जो है हमने इतनी स्कीमें बहाल करनी है। हमारी कितने, अगर 1650 करोड़ का नुकसान हुआ है
इतने भारी भरकम नुकसान में हम राज्य में भी कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट की फंडिंग की जाए, लेकिन सेंटर से तो हम कह ही रहे हैं कि आपको जो है अगर आपने जो पूरे देश में अगर मिशन चला के रखा है तो हमें जो है पैसा दिया जाए ताकि इस विभाग की गतिविधियों को हम सुचारू रख सकें। अब हम जगह जगह प्याऊ लगा रहे हैं, आपने धर्मशाला में भी देखा होगा एक दो जगह। ये पहले पुराने ज़माने में प्याऊ लगाते थे, बोलते थे कि आपको जो है दुआ देते थे लोग कि हाँ आपको जगह जगह रोक के जो है लोग पानी पिलाते थे। अब हमने विभाग के प्याऊ लगा रहे हैं कि आपको जगह जगह पानी का सोर्स मिल सके, मंदिरों में लगा रहे हैं और ये दूसरी जगह लगा रहे हैं। तो ये जो है विभाग की विजिबिलिटी जो है बाहर नज़र आए और जिस मेन तो ये है कि चलता आदमी है उसको जो है पानी मिल सके, दूसरा उसको जो है दुकान में जाके 100 रुपये 150 रुपया खर्च ना आना पड़े कि बोतल खरीदनी है फलां करनी है। अगर हिमाचल में हम बोतल का कल्चर नहीं छुड़वा पाए तो कहाँ छुड़वाएंगे, जिसमें चारों तरफ नदियाँ बह रही हैं, जहाँ पानी का कोई कमी नहीं है। और नदियों के हिस्से का बात भी आप देख रहे हैं, हम लगातार कर रहे हैं, पानी के हिस्से की भी बात कर रहे हैं, चंडीगढ़ के हिस्से की भी हम बात कर रहे हैं, 7.19% हमारा हिस्सा है, उसकी भी हम लगातार। सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। कि जिस तरह से सेस की बात करी वो केंद्र की नज़रों में चुभ गया, पड़ोसी राज्य भी नाराज़ हो गई कि वाटर सेस लेंगे आप लोग, तो ये कहाँ तक सही है सर? नहीं देखिए, अब पानी हमारा है, हमारे जो है बाउंड्री के अंदर है, उस पानी पे जो भी चार्जेस लेने हैं वो हमारा अधिकार है। तो इसलिए जो है वैसे भी पानी राज्य का सब्जेक्ट है। अब ऐसा है कि केंद्र जो है, केंद्र देखो लगातार हिमाचल के विकास में अड़ंगे तो लगा ही रहा है। इसमें तो जो है बिल्कुल स्पष्ट है कि केंद्र हिमाचल प्रदेश के बोरिंग की लिमिट को घटा रहा है, हिमाचल प्रदेश में जो फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट है उसकी लिमिट को घटा रहा है, या जो हमारा जीएसटी का पैसा था किसने लिया सर ऐसा सेस वाला लेके? अगर शुरुआत तो वहीं से हुई होगी शायद। नहीं ऐसा नहीं है। केंद्र जो है जो दूसरे शासित राज्य हैं उनको स्क्यूज करना चाहता है, उनको जो है आर्म ट्विस्टिंग करना चाहता है। ये 2-3 फैसले हिमाचल प्रदेश में आए के ज़्यादा साधन तो है नहीं है। आपको सक्सेस रेट क्या लगता है सर? हिमाचल प्रदेश में देखो दो ही चीज़ों से इनकम है, या पेट्रोल डीजल से है या शराब से है, या थोड़ा पावर के प्रोजेक्ट से है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश को जो है लगभग टैक्स फ्री स्टेट चलती रही है, कभी भी कोई ऐसे वो नहीं हुआ। लेकिन केंद्र लगातार जो है और जितना वो भाजपा शासन में पैसा देता था उससे जो है घटा रहा है, उसको पैसे की लिमिट को घटा रहा है। फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट्स जो है उनको घटा दिया, या जो पिछले जून के बाद जो है प्रदेश को जो जीएसटी का जो कंपनसेशन मिलना था वो भी जो है बंद कर दिया है। तो इसलिए इस राज्य को अपने संसाधन तलाशने। लेकिन हिमाचल प्रदेश का गठन जब हुआ था तो यही हुआ था कि ये राज्य फाइनेंशियल बाइबल नहीं होगा, लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के हिसाब से राज्य बना था। तो केंद्र को तो मदद करनी है। अभी देखो कि कितनी बरसात हो गई, कितना ये शोर हो गया। अब केंद्र की मदद को लेके बार बार ये तो है जी फलां आदमी ने बात कर ली सरकार से, दूसरे नेता ने भी बात कर ली, लेकिन एक्चुअल में तो जो अभी तक पैसा आया है वो तो हमारा पैसा था। बिल्कुल, पहली किस्त भी हमारी थी जो हमारी ड्यू थी बरसात को लेके, और दूसरी जो है दिसंबर में आनी थी, उसको थोड़ा एडवांस कर दिया। पिछला जो पेंडिंग था पैसा वो जरूर उन्होंने दिया, स्पेशल पैकेज कोई नहीं, लेकिन स्पेशल पैकेज कोई नहीं आया। और जो इसने बरसात में जब 8,000 करोड़ का नुकसान हो गया हो, और जहां 300 आदमियों की डेथ हो गई हो, जब 50 आदमी मिसिंग हो, जब 2 चरण में इतना प्रकोप हो गया है, तो कब हिमाचल प्रदेश को ये जो है जब हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए तब ये नहीं मानते, ये कहते हैं नियम हमें इजाज़त नहीं देते। अगर यही कुछ किसी बीजेपी शासित राज्य में होता तो ऐसा करते हैं, तो अब तक तो प्रधानमंत्री भी आ चुके होते और अब तक होम मिनिस्टर भी आ चुके होते हैं। लेकिन क्योंकि हिमाचल प्रदेश है कांग्रेस शासित राज्य, यहाँ के भी कुछ नेता जाके लगातार जो आपको ये दुहाई देते हैं विकास की, हमने ये कर दिया फलां कर दिया। अपने समय में तो जब उनके कोरोना आया था तो वो कहते थे कि जी जैसे कि बस हमने काम किया। आज जब इस बरसात में इस त्रासदी में जब काम हो रहा है
तब जो है वो कह रहे हैं कि जी इस सरकार की लोकप्रियता जो है वो तो नीचे आ गई, गिरावट जो है। आप क्या सोचते हैं सर कि सरकार की लोकप्रियता कहाँ पे है अभी? नहीं, सरकार की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती है। शुरुआती दौर में फर्स्ट ईयर में जब सरकार आती है वो उसको थोड़ा समय लगता है सेटल होने के लिए। सरकार सेटल हो रही है और सेटल हो चुकी है। अब तो इश्यूज टेकअप करने शुरू कर दिए हैं। हर रोज़ आगे जो है फैसले हो रहे हैं। और निश्चित तौर पे मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मुकेश अग्निहोत्री ने लीडर ऑफ अपोजिशन जो बोला था वो सब बातें जो हैं ये सरकार इम्प्लीमेंट करेगी। ये हमारी सरकार है। ये जो हमने एक जो हमें स्टेटस दिया था उसके चलते हमने वो वायदे किए हैं वो सारे पूरे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किसी नेता ने इनकार किया अभी तक? कोई आपको हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का ऐसा नेता मिला जिसने ये कहा कि मुकेश ने ये कहा था ये हम पूरा नहीं करेंगे? मैं कांग्रेस के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं एक आम परसेप्शन की बात कर रहा था। खैर, अब मैं दूसरे मुद्दे पे आता हूँ। आपके पास परिवहन विभाग भी है, तो गाड़ियाँ भी अक्सर ऐसा होता था कि जब लास्ट में सरकार का जाने का दौर होता तब गाड़ियों की खरीद होती थी। पहले दौर में आ गए, इलेक्ट्रिक इसमें आ गए। ये देखिए, हमारे कोई गाड़ियों की खरीद हमारी कोई दिलचस्पी का सब्जेक्ट नहीं है। और लेकिन ये है कि हिमाचल प्रदेश में डीजल की गाड़ियों की भी ज़रूरत है, इलेक्ट्रिक की भी ज़रूरत है। हरित प्रदेश की तरफ बढ़ना है, 2026 की अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री ने कर रखी है। तो उसके हिसाब से गाड़ियों की खरीद होनी है। और उसके अलावा क्योंकि हम ये प्रदेश ऐसा है, यहाँ ना तो हवाई यात्रा है ना रेल यात्रा है, तो यहाँ एक ही यात्रा है, वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट का ही है। आपकी सरकार तो बोल रही है कि हम एयरपोर्ट एक्सपेंड करेंगे। नहीं, वो ठीक है जो सारी चीजें करेंगे। नहीं, वो ठीक। प्रायोरिटी क्या है सर? नहीं, आने वाले समय में पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ हुई, सारी दुनिया ने नतीजा देख लिया उसका। ऐसा है कि जो भी काम करने हैं, जो भी फैसले करने हैं, उसमें हम ये भी तो देख रहे हैं कि जो हमारा जो इस समय का सिस्टम है उसको हमने चलायमान रखना है। ठीक है, एयरपोर्ट तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक एयरपोर्ट का कायम करने की बात सरकार ने रिसर्च वर्क किया था सर इसके ऊपर? नहीं, ऐसा है कि अब अभी तो पहला साल है। अब भाजपा ने बल में किया था, अब वहाँ पे आप देख रहे हैं जलमग्न हो चुका है सब कुछ। वो क्या फैसला था? और फिर आप मेरे से बुलवाते हैं कि अब जयराम जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसका हशर क्या हुआ है? एक वहाँ पे शिव धाम बनाना था, वो भी पूरा अपने समय में पूरा नहीं कर पाए। तो ऐसा है कि हम अब वो पावर में नहीं रहे हैं, हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। अब हम अपना काम करना चाहते हैं, हम अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने कहा है 500 परमिट देंगे बेरोज़गारों को, गाड़ियाँ वो चलाएं। और छोटी गाड़ियाँ जो भी बेरोज़गार डालेंगे, ई गाड़ियों पे हमने 50% सब्सिडी का ऐलान किया है। और वो ये भी हमने कहा है कि अगर वो गाड़ी खरीदता है तो पहले 4 साल के लिए सरकार उसको हायर कर लेगी अपने डिपार्टमेंट्स में, हायर करके उसको इतना पैसा देगी जिससे कि उसकी किस्त भी निकल जाए और साथ में जो है उसका खर्चा भी निकल जाए। तो ये स्कीम के 2 पहलू हैं कि 50% सब्सिडी भी आपको दे रहे हैं ई वाहन पे, और सेकेंडली आपको जो है आपकी गाड़ी जो है सरकार ले रही है। तो इसलिए बाकी जो है 500 गाड़ियाँ हमने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर में करनी है। और HRTC की जो गाड़ियाँ हैं हमारी, हम चाह रहे हैं कि धार्मिक सर्किट्स पे भी चलाई जाए। मैं धार्मिक सर्किट पे आ गया। एक ताज़ा फैसला है सरकार का 1100 रुपये के साथ चिंतपूर्णी जी में दर्शन। कुछ बवाल भी है, कुछ सवाल भी हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि चिंतपूर्णी हमारा बहुत बड़ा मंदिर है, श्रद्धा का केंद्र है। और मैं आपको बताऊं, जब हिमाचल प्रदेश में मंदिरों का सरकारीकरण हुआ तभी बहुत विरोध हुआ। और आज आप पता लगा लें कि जब मंदिरों का चिंतपूर्णी का सरकारीकरण हुआ था तो उसके कोष में उस वक्त क्या राशि थी, और आज जो है अरबों का मंदिर है। और अगर आज जो है टनों के हिसाब से सोना है या चांदी है या कमरों पे में रखा हुआ है या उस पर गार्ड लगाई गई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकारीकरण के बाद मंदिरों की आय में आश्चर्यजनक सुधार हुआ। अब उसका दूसरा चरण है। अब चिंतपूर्णी की मान्यता पूरे देश में है। अब जैसे चिंतपूर्णी को लोग आते हैं,
कभी किसी ने भी आना है, मान लो पंजाब से आना, हरियाणा से आना, दिल्ली से आना, वो सिफारिश करते हैं। कभी कहते हैं मंत्री को बोल दो, कभी मुख्यमंत्री को बोल दो, कभी डीसी को बोलो, एसपी को बोलो, एसडीएम को बोलो, नीचे तक सिफारिशें चलती हैं कि जी हमारे आदमी का मत्था टिका देना। एक ये जो है, और उनको चिंता बनी रहती है कि हमारा आदमी मंदिर जा रहा है, उसकी गाड़ी ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, उसको लिफ्ट में ऊपर लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और ये पैसा जो है, ये पैसा जैसे कोई कह रहे हैं कि सरकार को जाएगा, ये सरकार ये कोई सरकार का पैसा नहीं है, ना सरकार को इससे पैसा कोई जाता है। ये तो लोगों की लड़कियों की शादी होती है, उसमें 31,000 रुपये देते हैं, 21,000 रुपये देते हैं, ये उनमें जाएगा। ये किसी गरीब की स्टडी करनी होती है, उसके लिए जाएगा, या मंदिर में कोई व्यवस्था कायम करना है, उसके लिए जाएगा। बिल्कुल सर, व्यवस्था परिवर्तन के तहत मैं ये मान सकता हूँ कि आपने शिकंजा कसा है, लेकिन अब मैं पब्लिक इंटरेस्ट के दो मुद्दों पे आऊँगा। एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट का है, एक पब्लिक इंटरेस्ट का है। पब्लिक इंटरेस्ट की बात मैं पहले करूँगा। यूथ बहुत नाराज सर आज की डेट में। आरोप सीधा लग रहा है कि आपने आते ही बोर्ड, तो हमीरपुर में जो बोर्ड था उसको भंग कर दिया। अब कांग्रेस के भीतर से भी आवाज़ उठ रही है कि अगर दो लोगों की गलती थी तो उसको बंद करना फ़र्ज नहीं बनता था, उसको चालू रखना चाहिए था ताकि लोगों को रोज़गार मिलता रहे। नहीं, देखिए ऐसा है कि हाँ, हमारा वायदा था कि भ्रष्टाचार जो हुआ है वो हम ख़त्म करेंगे। भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है, उसको ख़त्म करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मत समझें कि दुनिया सब भूल चुकी है। जो हुआ है बहुत बड़ा हुआ है। बेरोजगार चीख रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जो वहाँ पे हुआ है, भर्तियों में जिस ढंग से धांधली हुई है या भ्रष्टाचार हुआ है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन ठीक है, व्यवस्था कायम होनी है। हम नौकरियां देने के लिए वचनबद्ध हैं। आने वाले समय में व्यवस्था निश्चित तौर पे कायम होगी। जाहिर तौर पे इस बारे में कंसल्टेशंस चल रही हैं। जो भी फैसला होगा बहुत जल्दी पब्लिक के सामने आ जाएगा और एक व्यवस्था प्रॉपर हिमाचल प्रदेश में। ये आपकी ही गारंटी थी कि 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन अभी तक हालात ये हैं कि जो जॉब्स दी भी गई हैं, जो अभी कुछ लड़कों ने, बच्चों ने इसको क्लियर भी किया है, उसमें अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं दे रहे हैं। उसकी क्या वजह है? नहीं, अभी काफ़ी रिजल्ट निकाले हैं, जो बाकी कुछ रह गए हैं। अपॉइंटमेंट लेटर किसी को नहीं गया सर? नहीं, जो भी व्यवस्था कायम होनी है उसके बारे में चर्चा हो रही है। और इवन हम इस बारे में भी सोच रहे हैं, जो लोग ओवर एज हुए हैं उनको उतनी एज का जो है हम बेनिफिट कैसे देंगे, हर चीज़ पे कंसल्टेशन चल रही है। ऐसा नहीं है हिमाचल प्रदेश के। आप एक ढाल रहे हैं, शुरू से गाड़ रहे हैं कांग्रेस के, ठीक है। आप क्या अभी यूथ को कुछ बोलना चाहेंगे इस मुद्दे के ऊपर? क्योंकि यूथ की नज़र रहती है कि ऐसा है कि हमारे गारंटीज़ में शामिल है कि हम नौकरियां देंगे और ये सिस्टम कब तक ठीक और ये व्यवस्था बहुत जल्दी जो है अपने प्लेस में आ जाएगी। उसके लिए काम करने का प्रयास चल रहा है। और बाकी मैं आपको इतना ज़रूर बता देता हूँ कि आप अगर आप सोचते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री से को जो है क्या किसी कटघरे में खड़ा करके या मुकेश अग्निहोत्री को, मैं नहीं कहता सर, पब्लिक की एक परसेप्शन है कि मुकेश अग्निहोत्री फायर ब्रांड लीडर रहे हैं। और अभी भी जहां मुझे अब ऐसा है कि मैंने आपको कहा कि मैं प्रदेश सरकार में एक महत्वपूर्ण किरदार में हूं। मैं क्या जिस पोजीशन पे बैठा हूं, मैं अपना भूमिका जानता हूं। मैं अपने हर फिल्म में अलग किरदार होता है, उस किरदार के मुताबिक काम होता है और हम उस हिसाब से जो है काम कर रहे हैं। और इतना मैं आपको कह देता हूं कि मैं पार्टी का एक डिसिप्लिन्ड आदमी हूं। मेरा कांग्रेस हाईकमान में, नेहरू गांधी फैमिली में हमेशा से मेरा जो है विश्वास रहा है और आज भी है। तो इसलिए आप सोचें कि आप मेरे से कुछ एक्सपेक्ट मत करो। आप बार बार घुमा के मेरे से कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस मत रखो। सरकार बनानी थी, सरकार बन गई है और जो गारंटियां थी वो हम फुलफिल करवाएंगे। इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक थोड़ी सी बात समझने वाली है कि जिस तरह से अभी भाई साहब ने बात करी, उसमें एक मैसेज तो है कि बेरोज़गारों को एक उम्मीद होनी चाहिए, जहां पर कि ये अभी उस पे अपना पक्ष रख रहे हैं और बिल्कुल इस तरीके से रख दिया है कि आने वाले दौर में कुछ ना कुछ बहुत जल्दी अच्छा हो सकता है। लास्ट में जा रहा हूं सर, पॉलिटिकल उसके ऊपर
2-3 दिन पहले प्रतिभा सिंह का एक बयान आता है कि कांगड़ा से भेदभाव हो गया, हमीरपुर से भेदभाव हो गया। उन्होंने सुधीर शर्मा का जिक्र भी किया, उन्होंने राजेंद्र राणा का भी जिक्र किया। तो अब लगता है सर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होने वाला है कांग्रेस के अंदर, क्योंकि अभी तक प्रतिभा सिंह चुप बैठी हुई थी, और वो भी तब जब वो प्रदेशाध्यक्ष है, उनके पास एक पद है। ये देखिए, ऐसा है कि वो प्रतिभा सिंह पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने क्या कहा है, उसका सरकार नोटिस लेके, उसका संज्ञान लेके, और जो भी सुधारवादी कदम उठाने की ज़रूरत होगी वो सरकार करेगी। और लेकिन मैं आपको फिर यही कहता हूँ कि अब वीरभद्र सिंह जी ने भी अपनी सारी ज़िंदगी कांग्रेस में लगाई। ये वही परिवार है। हम लोग भी कांग्रेस के साथ बिल्कुल तन्मयता से, एक लगन से काम करने वाले लोग हैं। तो ये जो हमारी सरकार है, देखिए एक बात तो मैं आपको बताऊं, अब विचारों का आदान प्रदान तो चलता रहता है। जब हम इतनी बड़ी पार्टी है, इतने लोग हैं, वो तो चलेगा। लेकिन इतना है, ये सरकार बिल्कुल स्थिर, स्थायी, टिकाऊ सरकार है, पूरे 5 साल चलेगी। और इसमें आप रिपीट का दावा नहीं करेंगे सर? अभी तो हम शासन में हैं। अभी रिपीट की बात तो आएगी जब 5वां साल आएगा। अभी तो पहला साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी से जो है दमगजे मारने की मैं बात नहीं करता। अभी तो ये है कि हमें अपने जो फैसले हैं उनको किस ढंग से इम्प्लीमेंट करना है, वो करने का समय है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि अगर आप जो भूमिकाएं इधर रख रहे हैं, जो आप कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं, या जो आप इग्नाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप गलत नंबर पे आ गए हैं, आप गलत नंबर डायल कर रहे हैं। यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज एक पूरी आपने एक सारी सीक्वेंस देखी है। ये वही मुकेश अग्निहोत्री हैं जो बीते 5 साल तक अपनी आक्रामकता के साथ, अपने गुस्से के साथ भाजपा के छक्के छुड़ाते रहे थे, और वही वजह थी कि लास्ट में कहीं ना कहीं जाके जो कांग्रेस है वो 36,000 वोटों के करीब से आगे निकल गई। तो जाहिर सी बात है कि वो दौर था जिसमें इन्हें अपनी आग दिखानी थी। अग्निहोत्री के जो बाण होते हैं जो इन्होंने छोड़ने थे, वो अग्निबाण छोड़े भी, और उसमें भाजपा झुलसी भी। लेकिन पार्टी लाइन के भीतर धैर्य क्या होता है, शांति क्या होती है, क्योंकि कांग्रेस अक्सर अशांति के लिए मशहूर रहती है। मेरे ऊपर भी आरोप लग गया कि तू इग्नाइट करने की कोशिश कर रहा है, तू आग भड़काने की कोशिश कर रहा है। जाहिर सी बात है, पत्रकार हूँ, कुछ ना कुछ तो मैं ऐसी हरकत करूँगा। लेकिन बात फिर वही आ गई कि जिस तरह से धैर्य की बात, पार्टी लाइन के भीतर धैर्य की बात, शांति की बात, एक साथ सबको साथ में लेकर चलने की बात, क्योंकि जब ये विधानसभा में नेता विपक्ष थे तब भी बहुत बार कोशिशें हुई थी कि मुकेश अग्निहोत्री से पीछे हटा जाए, उनके साथ ना खड़ा हुआ जाए। लेकिन वक्त के साथ इन्होंने खुद को साबित किया था। अब ये सरकार के साथ हैं, सरकार की भूमिका में हैं। और ये बातचीत आपको कैसी लगी? और इतना सा ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह से मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार को अभी एक शील्ड दी है, एक सुरक्षा कवच दिया है, उसको भी आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कांग्रेस हमेशा इसलिए बदनाम रही है सियासत तौर पर कि यहाँ पर 2 या 3 गुट बन जाते हैं, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। ये बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।